नमस्कार, मैं स्नेहलता और मैं इस वक्त विजय चौक पर हूँ। विजय तिलक 3 लोगों का होना है। 3 जगह पर कमल का फूल जहां लड़ रहा था वहां पर लोगों ने कमल का फूल जिता दिया जी। मैं संसद भवन के बाहर खड़ी हूँ। संसद जहां शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भले हो, लेकिन ये जो चमकती धूप है ये सियासी तपिश की तरह लग रही है। इस वक्त जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान है और जयपुर जिसे कहते हैं, वहां पर गुलाबी सर्दी में भी इस वक्त सियासी गर्मी चरम पर है। वजह है कि कल रात से एक एक करके विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर जाना और मिलना, मुस्कुराते हुए जाना और बाहर चुप्पी वाले निशान के साथ घर से निकलना, यही सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई वो बड़ी बात जहां पर 8 बार के जीते हुए कालीचरण सर्राफ कहते हैं, जो वसुंधरा के करीबी हैं, कहते हैं कि 115 में जीते हुए विधायक तो 70 वसुंधरा के साथ हैं और वो अपने हैं। और अगर वो उनके अपने हैं तो क्या ये मान के चले कि राजस्थान की कुर्सी पे कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला जो सवाल, वो पर्दा थोड़ा झीना हो गया है और उसके उस पार से दिखाई दे रही है वसुंधरा। फिलहाल पर्दे के पीछे से आगे तक की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है और इसी बीच और अब आपको ये सुनना बेहद जरूरी हो जाता है कि वसुंधरा के करीबी इतने बड़े नेता जिनकी अपनी रसूख, अपनी पैठ है राजनीति में भी और जयपुर में भी, वो क्या कह गए। मुझे एक बात बताइए, आप जनता के आज जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 8 बार का आपने रिकॉर्ड बनाया, बीजेपी जीत गई है। अब आप कल वसुंधरा जी के घर पे गए थे, 2 बार आप गए थे। मुख्यमंत्री को लेकर के आपको क्या लग रहा है, कब तक चीजें तय होंगी? मुख्यमंत्री का निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सब विधायकों से राय लेकर के और जो विधायकों की राय आएगी उसके हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप चूंकि बहुत ही सीनियर हैं, आप कल 2 बार वसुंधरा जी के घर गए थे। ये तो हमारी लीडर है तो निश्चित रूप से जाते ही क्यों नहीं जाते, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। वहाँ पर आपके अलावा कई और विधायक आए थे। हम लोग बाहर गिनती गिन रहे थे, करीब 25 के 30 विधायक करीब पहुंचे थे। नहीं, लगभग 70 विधायक पहुंचे। आपको गलत 70 विधायक पहुंचे हैं। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। वसुंधरा जी के पास 70 विधायक कल परसों मिला। यस, हाँ, ये उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा सबूत। नेचुरली वो तो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो कटसी मीट के लिए जाएंगे ही वसुंधरा जी के पास। आप ये बताइए कि कुल जितने 70 विधायक गए, 2/3 से ऊपर तो उनके पास गए, तो वो तो फिर सर्वमान्य लीडर वही हुई। नेचुरली वो तो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें विधायक अपनी राय देंगे और फिर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब 70 विधायक उनके साथ है तो लीडर भी वही। तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये मैं उनके दिल में क्या है? 8 बार के जो रिकॉर्ड बनाने वाले कालीचरण सर्राफ हमारे साथ, उनके दिल में मैं बता रहा हूँ उन्हें, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सिरोधारी। ठीक है, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि आपने चूंकि उनकी कैबिनेट में काम किया है, मेरे ख्याल से 2 बार आपने उनकी कैबिनेट में काम किया है, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं। उनकी कैपेबिलिटी क्या है? क्या स्टेट को लीड करने रूप से वसुंधरा जी की कैपेबिलिटी जबरदस्त है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत जबरदस्त है और निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर सकती है। जब उनका एक विजन है और वो पार्टी को आगे ले जा सकती है। ये जो बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की जो चुनौती है, क्या ये चुनौती भी निभा सकती है? बिल्कुल खरी उतरती है इसमें वसुंधरा जी। अच्छा, ये जो कहा गया था गहलोत जी और उनके खेमे की, और कि गहलोत जी की थोड़ा उनका अच्छा, उनकी बॉन्डिंग गहलोत से अच्छा रिश्ता है, तो वो आएंगी तो कार्रवाई गहलोत सरकार के कारनामों पे नहीं होगी। ऐसा नहीं है। राजनीति में जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और राजस्थान की परंपरा रही है, चाहे पहले सुखाड़िया जी थे, भैरव सिंह जी थे, जोशी जी थे, तो हमारे यहाँ यूपी बिहार के जैसे नहीं है कि टॉकिंग टर्म्स भी नहीं हो। हमारे सब से मधुर संबंध है। हमारे यूपी में भी ठीक टॉकिंग टर्म्स होता है, बातचीत करते हैं लोग। कहाँ होती है? मूलचंद वो क्या अपने मुलायम सिंह थे, बस ये अपने मायावती थी, इनमें 36 का आंकड़ा था। वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपस में सौहार्द रहता है। हम जैसे विधानसभा में भी लड़ते हैं तो जैसे वकील होता है ना, जो कोर्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बाद में। एक बात और बताइए, डिनर विनर भी था कल वसुंधरा जी? किसने कहा आपको? कोई डिनर नहीं था। किसने कहा? वो एक विधायक ही बोले थे। नो, कोई डिनर नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी जीत में कितना योगदान है वसुंधरा जी का? आप, हालांकि आप बड़े लोकप्रिय हैं यहाँ पर, ये देखिए जनता इतनी सारी। हमारे तो कार्यालय का उद्घाटन, प्रधान कार्यालय का उद्घाटन ही वसुंधरा जी ने किया और वसुंधरा जी का तो निश्चित रूप से हरदम आशीर्वाद रहता है।
तो उनका तो जीत में योगदान रहे। स्ट्राइक रेट बताइए, कहा जा रहा है जितनी सीटों पर गई इस बार वो प्रचार करने, वहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में जीते हैं जो उनके वसुंधरा जी जहाँ जहाँ गई वहाँ पार्टी जीती है, जहाँ जहाँ गई वहाँ जीती है। कोई एक आधी सीट पे नहीं जीती हो तो पता नहीं, उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। लोकप्रियता तो है ही है, कौन नहीं जानता इस बात को। आपको फिर से हमारी ओर से शुभकामनाएं रिकॉर्ड बनाने के लिए। और बता दीजिए राजस्थान को मुख्यमंत्री कब तक मिल जाएगा? आप बहुत ही सीनियर इसलिए ये तो देखिए कब क्या होता है। अभी तो चीजें बताते हैं, कुछ आप दिल में रखते हैं। बिल्कुल, वो अंदर की बात थोड़ी बताई जाती है। कालीचरण सर्राफ को सुन लिया आपने, जिस तरीके से कैमरे के सामने सुपर कॉन्फिडेंट कहा जाता है, एक होता है कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट अंदाज में कहते हैं कि 70 विधायक तो हमारे पास है और बढ़ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए अब अभिषेक उपाध्याय के पास जाना बनता है। बीजेपी जो जानी जाती है कि ऐन मोमेंट पर घड़े से किसका नाम निकल जाए, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे हरियाणा, सीएम के नाम को लेकर के हम कयास लगाते हैं लेकिन चौंका भी देती है। लेकिन इस बार क्या चौंकने की वजह है जयपुर में? आपने कुछ ऐसा भांपा नापा? जिस तरीके से बातचीत चल रही है उससे तो नहीं लगता है। देखिए स्नेहलता, एक बात हमें समझनी होगी, एक बड़ी ये अपने आप में जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो एक तरह से कह सकते हैं पावर पॉलिटिक्स, जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ये एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कालीचरण सर्राफ, आप सोचिए 8 बार के विधायक, उनके बेहद करीबी, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रधान कार्यालय का उद्घाटन वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। 70 विधायक वो कह रहे हैं 2 दिन में 70 विधायक मिल चुके हैं। वो कह रहे हैं पूरे प्रदेश को वो चला सकती हैं, बहुत अच्छे से चला सकती हैं। इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन और क्या होगा? हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम विजुअल देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरे विधायक जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के घर जा रहे हैं, वहाँ पर बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। और ये तब हो रहा है जबकि विधायक दल की बैठक भी नहीं बुलाई गई है, जबकि पर्यवेक्षक भी तय नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में पॉलिटिकली इंडिकेट करता है कि वसुंधरा राजे का जो अपना क्लाउड है वो उस क्लाउड को सामने रख रही हैं अपने समर्थकों के जरिए, अपने विधायकों के जरिए। और इसीलिए बीजेपी के लिए ये इस सिचुएशन को हैंडल करना निश्चित तौर पर एक चुनौती से कम नहीं होगा। स्नेहलता। बिल्कुल अभिषेक, इसीलिए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या जिस राजस्थान में बगल के अलवर बाबा बालक नाथ का भी जिक्र है और फिर जयपुर की विद्याधर नगर दिया कुमारी की भी जीत को के चर्चे हैं, और एक तरफ विधायकों के अपने पर्चे हैं जो वहां पर मौजूद हैं। दिव्यांग, आपसे जानना चाहेंगे कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं? जिस तरीके की पिक्चर्स आ रही हैं, आप कितने कन्विंस्ड हैं? जहाँ तक वसुंधरा राजे का सवाल है, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे बनेंगी इस बार। और उसकी वजह यह है कि देखिए बड़े चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई भी खटपट हो, कोई भी तनातनी हो, क्योंकि बीजेपी को 25 की 25 सीटें पिछली बार की तरह यहाँ फिर से जीतनी है। वसुंधरा राजे की खास बात यह है, और आप उसको बिल्कुल कंट्रास्ट कर सकते हैं शिवराज जी से, कि वो अपने तरीके से राजनीति करती हैं, सबको जितवाती हैं और हरवाती भी हैं। जो कि शिवराज जी जो हैं वो सब दिल्ली की तरफ देखते रहेंगे, वहाँ से इशारा मिलेगा तब कुछ करेंगे। वसुंधरा जी स्वतः करती हैं। बात से राकेश शुक्ला जी, क्योंकि कल ही शिवराज सिंह ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा कि हम दरी भी बिछाते हैं, कालीन भी बिछाते हैं, जो पार्टी कहेगी कर लेते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के मुंह से ये दरी कालीन बिछाने वाली बातें नहीं सुनी। आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे को लेकर के किस तरीके से पार्टी डिसाइड करेगी? ये वसुंधरा राजे भी इस बार अंतिम कोशिश कर रही हैं। उनको पता है कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनी तो वो सीधे रसातल में चली जाएंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से आप देखिए तो 2018 में चुनाव हारने के बाद से वसुंधरा जी को कोई भी ऐसा दायित्व तो नहीं मिला जिससे वो पार्टी में सक्रियता से रह सके। तो इस बार ये निश्चित तौर पे कोशिश करना चाहिए और वसुंधरा जी भी वो कर रही हैं। जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती और नया नाम नहीं आता, तब तक आपको इसी तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा से आपसे जानना चाहेंगे कि जो बागी थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, जो उनके खेमे से थे, उनमें से कितने जीते और उनके लिए किस तरीके से समीकरण को आप एड ऑन करके लेके चल रहे हैं? राजस्थान में बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है कि जब अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी, जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, वो निर्दलीय लड़ते हैं और उनको वो जिताते हैं। पिछली बार 18 में 12 निर्दलीय लड़े, उसमें से 11 जीते और गहलोत जी के साथ गए। इस बार करीब 10 लोग लड़े और 5 जीते, वो वसुंधरा जी के साथ गए। तो वहाँ एक बड़ा तो है ही, सहायक नदियां भी साथ में चलती हैं, लेकिन कहाँ आकर के मिलती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और यही मिलने के बाद से ये कुर्सी पर जो कमल का फूल जीता है, फूलों की माला किसके गले में जाएगी, और पर्दे के पीछे हो रही हर एक हलचल पर हमारी नजर है। अब अगला प्रदेश होगा मध्य प्रदेश। वहां की सियासत बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? विजय चौक पर मैं मौजूद हूँ। विजय तिलक किसका होगा
ये ऐसा सवाल हो गया है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है, सबके जहन में है। जनता ने लीजिए जी भर करके वोट करके मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिला दिया। लोगों ने कहा कांटे की टक्कर होगी, कांटे चुन करके साइड हो गए, कमल फ्रंट में है और इतनी बम्पर बहुमत से है कि अब शायद खुद आला कमान जो दिल्ली में हो सोच रहा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर खिले कमल की माला किसके गले में डाली जाए। लेकिन इसी बीच जिसे हार का मुंह देखना पड़ा है, अब विश्लेषण की बारी आती है। जाहिर तौर पर यही हो रहा है, इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। कमलनाथ ने इस वक्त मीडिया के सामने आकर के अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बात कह दी है और इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस खेमे में हलचल है कमलनाथ को लेकर के, जहां उन्होंने कहा है कि अब इस हार को लेकर के विश्लेषण होगी, मीटिंग होगी, बैठक और ये तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां अब ये खबर मिल रही है कि कमलनाथ अपने खेमे को बुलाएंगे, बताएंगे जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी पंजे को जिताने की, अब उन्हीं के हाथों में ये सवाल का चिट्ठा रहेगा कि जरा खोलिए पढ़िए, बताइए कहां कमी रह गई। और अभी फिलहाल इस चुप्पी के बाद उनका कहना क्या है जो फ्रेशली उन्होंने बोल दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। हमारे सहयोगी हैं ब्रजेश, जो लगातार वहां की सालों से राजनीति देख के आए हैं। ब्रजेश, हमने तो ग्राउंड में कवर भी किया था, लोग कह रहे थे कि अंडर करंट है, कोई कह रहा था कि देखिए मामला कांटे का होगा। कहाँ कांटा, यहाँ तो सिर्फ फूल। और अब कांग्रेस खेमे से आ रही जो जानकारी है, जरा डिटेल में बताइए दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस को निश्चित ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कहाँ उसके पिछले चुनाव में 114 विधायक थे और अब बचे रह गए हैं 66, यानी कि 48 विधायक, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष भी है। गंवाने के बाद अब वो पार्टी की बैठक बुलाई है और यहाँ पे सारे प्रत्याशी आए हैं, जीते हुए भी जो जीते हुए विधायक बन गए हैं वो भी आए हैं और जो हारे हुए हैं सबको बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है। कमलनाथ थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 2 घंटे बैठक चलेगी और पूछा जाएगा कि आखिर गलती कहाँ हो गई और गलती कहाँ हो गई, क्या चूक हो गई और क्या होने का बारा है। जीते हुए आ रहे हैं, हारे हुए आ रहे हैं। देखिए, वो लक्ष्मण सिंह आ रहे हैं जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, जो बुरी हार हुई है, 40,000 से ज़्यादा वोटों से जिनकी हार हुई है। तो कुल मिला के आज दिन भर यहाँ सिलसिला चलेगा कि क्या हार हुई, कहाँ हार हुई, किस तरह से जीत हुई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चूक कहाँ गई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह है, जो कांग्रेस को लंबे समय से देखते रहे हैं। आशीष, इस बड़ी हार के बाद कांग्रेस में कुछ उम्मीद क्या दिख रही है आपको? कुछ कांग्रेस में क्या होने वाला है? मुझे अभी फिलहाल तो नाउम्मीदी ही पूरा ओवरवेल्म्ड है। ऐसे थ्रेशोल्ड पे दिख रही है पार्टी, कम से कम यहाँ मध्य प्रदेश में, जहाँ से आगे का रास्ता क्या है ये खोजना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमें सोर्सेस से इंडिकेशन मिल रही है ब्रजेश जी, वो ये कि नई मध्य प्रदेश कांग्रेस मिलेगी। आपके लिए भी चुनौती होगी नए मध्य प्रदेश कांग्रेस को कवर करना। नए नेता होंगे, पूरा रिवैम्प किया जाएगा। कब लोग अपने पदों से हटते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन आज का मुख्य उद्देश्य इनका है कि समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि आगे का वे अहेड क्या हो सकता है, जिसका प्रेमाइस मैंने आपको बताया। बड़ा दिलचस्प होगा मेरे लिए देखना कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक जो लगातार दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर के क्या यहाँ पर चर्चा होती है और क्या कुछ प्रत्याशी जीते चाहे हारे स्टेट की जो लीडरशिप है उस पर कोई सवाल खड़े करते हैं कि नहीं। देखिए, ये तो बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों के इर्द गिर्द घूमते हैं, दोनों बुजुर्ग और बड़े नेता हैं, उन पर सवाल उठ सकते हैं, मगर जिसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है। मगर बड़ी बात जो आपने कही है कि एक नई कांग्रेस आने वाले दिनों में देखने मिलेगी, जिसमें युवा चेहरे होंगे। तो वो युवा चेहरे कौन हो सकते हैं, क्या होंगे? क्योंकि बहुत सारे युवा चेहरे तो बुरी तरह खेत रहे हैं। देखिए, नाम पर तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, ये तो लीडरशिप की कॉल होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सुनामी जब आई है, मोदी वेव अगर ये है या शिवराज सिंह चौहान का वेव था, तो इनको जो बैटल कर पाए हैं, जो इसके बावजूद जीत पाए हैं, मुझे लगता है उसी में से कांग्रेस को किसी को मौका देना चाहिए तो शायद बेहतर होगा। वो ज़्यादा इंस्पायर कर सकेंगे कॉन्फिडेंस एंड इंथुजियाज्म पार्टी कार्डर में। बट ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ईजियर सेड दैट डन। अब 2024 में कंप्लीट वाइप आउट इनके चेहरे पर है। राइटिंग ऑन द वॉल सीम्स टू बी वेरी क्लियर। कैसे नेविगेट करते हैं कांग्रेस को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। इसलिए लता, मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस के जो कुछ विधायक आ रहे हैं और
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी थोड़ी देर पहले जी। मीडिया से कहा और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा कि कल बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट आप करके आप बताया आप कि जो दोनों ही पोस्टर नजर बना डाला करके गया रखिएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त मध्य प्रदेश में जो हो रही हलचल है वो बहुत कुछ इंडिकेट करती है। आने वाले वक्त की राजनीति की दशा दिशा को बदलने के लिए एक बड़ा सवाल जो अभी भी बना हुआ है, कौन उस समीकरण पर फिट है जिसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बीजेपी के लिए ये इतना बड़ा जनादेश भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर गया। जीतते तो ठीक था, इतना ज्यादा जीत गए कि अब समझ नहीं आ रहा है कि शिवराज को सेहरा पहनाए, मुख्यमंत्री बनाए या कोई और। दिबांग, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सवाल सीधा, शिवराज सीएम बनेंगे या नहीं? बनेंगे मुझे लगता है। शिवराज आप देखिए कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 15 महीने के लिए नहीं थे और इस बार जो जीत हुई है बहुत बड़ी जीत हुई है। यानी आप देखिए कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 41% मत आए थे, 48% आप मत पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही महीनों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या आप उससे पहले इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हटाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी चाहेगी। कांग्रेस बीजेपी की वहाँ बड़ी जीत हुई है, राज्य में केवल 1 सीट गंवाई पिछली बार लोकसभा चुनाव में। मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी का बड़ा लक्ष्य इस समय होगा कि बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा के चुनाव, ये लोकसभा के बगल में हम हैं, हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो बड़ा सवाल। बिल्कुल, मुख्यमंत्री वाले बैनर के पीछे से लोकसभा दिखाई दे रही है, अब संसद दिखाई दे रहा है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, जल्दी से जरा बताइए, शिवराज हाँ या ना? शिवराज जी के बनने की संभावना नहीं है और वहाँ पे मध्य प्रदेश को मैं प्रयोगशाला के रूप में देखता हूँ। वहाँ भाजपा के पक्ष में और व्यवस्था के खिलाफ वोटिंग हुई है। मोदी ने गारंटी लिया कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे, नई व्यवस्था देंगे, इसलिए वहाँ आपको उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी को रिपीट किया जाए। व्यवस्थाओं की लाइन में कहीं छुपा था नया मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कहना चाह रहे हैं। इसके साथ राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी की ओर से हैं। देखिए आपकी तरफ तो पूरे लोगों की निगाहें हैं, वजह ये है बताता कुछ नहीं है, सरप्राइज का बंडल हमेशा तैयार रहता है आपके यहाँ से। देखिए हमारी नीतियां होती हैं और नीतियों के वाहक होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिन नीतियों को बनाते हैं उसके वाहक के रूप में हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उसको डिलीवर करके आते हैं। और क्योंकि देश की जनता का सीधा संवाद देश के प्रधानमंत्री के साथ होता है, जिसे मोदी की गारंटी आज नाम दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है कि जो देश के प्रधानमंत्री जो भी बात रखते हैं उसको वो अमली जामा भी पहनाते हैं। राजीव जी, ये बताइए कि कोई फ्रेश इनिशिएटिव लेने का मन मूड है यहाँ दिल्ली में बैठे आला कमान की ओर से जब ये चुनाव तय हो रहा था, या फिर चीजें अब समय के हिसाब से बदल दी जाएंगी, भापी जाएंगी? देखिए ऐसा नहीं है। हमारी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो नहीं पहचानता होगा। भारतीय जनता पार्टी की एग्जैक्टली किसी को नहीं होता है। आप कितने सरप्राइज होंगे कांग्रेस में होने के नाते शिवराज को अगर रिपीट कर दिया जाए? कांग्रेस पार्टी भी तो देख रही होगी, सोच रही होगी सियासत को। नहीं देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, तो चयन जिसका करना है तो वो चाहते हैं जो वो करें। देखिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने मित्र को, भाजपा को। हम ये बड़ी विनम्रता से ये जनादेश को स्वीकार करते हैं। आवाम की मर्जी से हुकूमत चलती है तो ऐसा ही हुआ है, ये लोकतंत्र की एक मजबूती का एक सबूत भी है। तो बधाई दूंगा और इस बधाई, इस मुबारकबाद में ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो हमारी जन कल्याण की योजनाएँ थीं, जो छत्तीसगढ़ में थीं, जो राजस्थान में थी, गरीबों के उत्थान के लिए वो जो चिरंजीवी बीमा एक योजना थी, या और जितनी जारी योजनाएं थी, उनको कायम रखेंगे, उनको जारी रखेंगे और उनको और सुदृढ़ और मैं समझ सकती हूँ, अच्छे प्रवक्ता होने के नाते आप अपने पार्टी का पूरी तरीके से स्टैंड लेंगे, उसे कवर करेंगे, लेकिन इस कुर्सी को कवर करने लायक 24 के समीकरण को फिट बैठाए, या फिर जो जनता ने चुना है मामू को, जिसे कई बार भैया कहते हैं, मामू कहते हैं, उन महिलाओं से वाकई मैं भी मिलके आई हूँ, उन्हें क्या कोई नया भैया या नया मामू चाहिए होगा, या फिर शिवराज पर मुहर लगेगी? पर्दे के पीछे क्या हलचल है, ये सब कुछ जानकारी आपको एबीपी न्यूज पर मिलने वाली। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल को लेकर के अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी चेहरे को लेकर के हर किसी के जहन में एक कौतूहल है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। आखिरकार जब जनता ने इतना बम्पर जनादेश सुना ही दिया है तो एक चेहरा चुनने में कितना वक्त लग जाएगा। और लेकिन अब विपक्ष को और इस वक्त विपक्ष पर वार की भी खबर मिल रही है। देखिए इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद INDIA गठबंधन को लेकर के बयान दे दिया है, जो बातें कही है कि बंटवारे की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है। और इसी बीच देखिए सुशील मोदी का क्या कहना है, उनकी भी बातें सामने आ गई हैं, सुनिए जरा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी जी। सर, इंडिया अलायंस की बैठक, 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद में इंडिया अलायंस की बैठक की तारीख आ गई। अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को लेकर भी अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, क्या दिखा रहा है?
ये तो देखिए उनकी हवा तो भले ही निकल गई। 2 महीने से कोई बैठक नहीं। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे, तो सहयोगी दलों को दरकिनार कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर चुनाव लड़ेंगे। और सहयोगी दल ही कांग्रेस को घास नहीं डाल रहे हैं, उनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो ये जो महागठबंधन जो बना है, इसकी हवा तो पहले ही निकल गई थी कि इस रिजल्ट के बाद उनका मनोबल इतना गिर चुका है कि अब ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं। लेकिन सर वजह क्या रही कि ममता बनर्जी अचानक, क्योंकि बहुत मुख्य नेता के तौर पर सामने आई थी गठबंधन के, उसी तरीके से अगर बात की जाए नीतीश कुमार वो पहल कर रहे थे, लेकिन वही लोग अब इससे अलग हो रहे हैं। कांग्रेस की ताकत का एहसास है। कांग्रेस को जो लग रहा था कि उसको तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें आई, अब उसकी बार्गेनिंग क्षमता कम है। 2 महीने से बैठक इसलिए नहीं हो रही थी, वो इस इंतजार में थे कि चुनाव के परिणाम आए ताकि कांग्रेस की बार्गेनिंग क्षमता बढ़ सके। या तो लड़ाई बार्गेनिंग की, इसकी तो हवा पल ही निकल चुकी थी इस गठबंधन की। इस परिणाम के बाद जो बची कुछ हवा थी वो भी हवा निकल गई। अब तो ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में खेल करके चुनाव जीत रही है। अभी आखिर तेलंगाना में कैसे चुनाव जीते, कर्नाटक में कैसे जीते? जब ये हारते तो ठिकरा जो है ईवीएम पर फोड़ देते हैं। ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो ताकि गरीबों को वोट देने से रोका जा सके। और जैसे बिहार में बूथ लूट लिया करते थे कांग्रेस और राजद के लोग, उसी दौर में उसी जमाने में फिर लौट के डाले। लेकिन उनका कह रहे हैं ये रणनीति है कि छोटे छोटे राज्यों में जो ज़्यादा मैटर नहीं करते उनको जितवा दो, बड़े राज्यों को जो है अपने आप जीत लो। नहीं, देखिए वो अब हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। और अब तो नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीत कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आएंगे, ये कहना है सुशील मोदी का। और रही बात जो है इंडिया गठबंधन की, तो उसमें दरारें दिखने लगी हैं और अब वो साथ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत हुई है इन चुनावों में, उसने पूरे इंडिया गठबंधन को हिला के रख दिया है, दावा कर रहे हैं सुशील मोदी। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने क्या कहना है सुशील मोदी का। कहते ये हैं कि ये तो होना ही था, मिल करके भी लड़ जाइएगा तो भी जीत नहीं पाइएगा। वो अपने अंदाज में इस बात को कह गए और कहने के बाद अब जिस तरीके का जनादेश आया है, कहने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ आ गया है। ऐसे में क्यों ना हम समझे कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर के जगह जगह से अब ये बातें तो सुननी पड़ेंगी। नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल सुदृढ़ है, बिल्कुल मजबूत है, एकजुट भी है। बयान होते रहते हैं और ये अच्छी बात है, इससे और मजबूत होता है गठबंधन। एकजुट होना रिफ्लेक्ट कैसे करता है, कैसे पता चलेगा एकजुट क्या? नहीं तो जो आशंकाएं हैं, जो परेशानी है, वो लोग तो जो जितने भी लीडर हैं वो व्यक्त करेंगे। इससे तो और गठबंधन मजबूत होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, यूपीए के समय हमने 2 टर्म एक बड़ी मजबूत सरकार चलाई थी, वो भी गठबंधन की सरकार थी। बड़े बड़े कानून लेके आए थे, गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं थी। प्रधानमंत्री ने उनका मजाक भी उड़ाया है मनरेगा का संसद के पटल में, लेकिन आखिर में उनको वही चलाना पड़ा और वही काम आया। तो देखिए, एक बड़ी मजबूत सरकार हम पहले चुना। जब यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों से मजबूती और मजबूत चेहरे आपके साथ ना दिखाई दें, तो वो बड़ी सी माला से इतने बड़े बड़े फूल निकल जाएंगे, तो वो कैसी दिखाई दे? नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है? उन्होंने अपनी समर्थन अगर घर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो अपने आपके साथ आके आपके घर आपसे मिलने आते हैं कि घर का दरवाजा खोल के कहते नहीं हम तो बहुत बिजी हैं? देखिए, ये सियासत है, यहाँ पर बयान होते रहते हैं, परेशानियों में, दबाव में बहुत सारे बयान होते हैं, लेकिन ये बयान किसी एकजुटता की कसौटी नहीं हो सकते। यूपीए का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वहां पर बहुत सारे उदाहरण थे और फिर भी सरकार चलाई, एक मजबूत सरकार। अर्थव्यवस्था देखिए उस समय की कितनी थी, वहां पर GDP अब औसत 8% था, जो एक तोहफे के रूप में हमने सरकार को दिया था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि लाडली बहन ने किया कमाल और सीएम फेस को लेकर के अब मध्य प्रदेश में बयानों का सिलसिला जारी हो चुका है। बयान पे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें लाडली बहनों का जिक्र किया जा रहा है। ताजा बयान किसका है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। इस जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बंध रहा है, उनमें से एक है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। हमारे साथ हैं, छतरपुर से सांसद भी हैं। विष्णुदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जीत का सेहरा, कई दावेदार हैं इस जीत के,
हम उस दावेदार की तलाश कर रहे हैं जो श्यामला हिल्स में गद्दी पे बैठेगा, विराजमान होगा। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, क्योंकि आप भी रेस में हैं? विकास जी, एक बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहता हूं कि अगर इस जीत का सेहरा किसी के सर पर बंधा है तो वो भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि जब हम चुनावी कैंपेन शुरू कर रहे थे तब मध्य प्रदेश के अंदर नारा दिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी 2024 के सेमीफाइनल में ये देश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इस चुनाव ने बता दिया कि सेमीफाइनल में अगर ये प्रचंड बहुमत के साथ जीत होती है तो 2024 में जनता का आशीर्वाद और प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को मिलेगा। तो जीत का सेहरा किसी के सर पर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो देखिए कोई ना कोई बनेगा ना, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के कुशल रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान को संभाला था, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, और उसके लिए क्या क्या काम हमें करना चाहिए। तो पिछले हम 2 साल से जो काम कर रहे थे उस काम को शार्पनेस के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो हमें टास्क दिया उस पर हमने जो काम शुरू किया उसका परिणाम ये था कि टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, चाहे हमारे केंद्रीय नेता होंगे, सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया, इसलिए इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व तो टीम स्पिरिट, इससे चुनाव लड़ा गया। मैं ऐसा मानता हूं कि हम उस 51% वोट शेयर के लक्ष्य को लगभग 49 के करीब पहुंच गए। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में आपको 50% से ज्यादा वोट मिला ये है। विकास जी, आपके पास सही आंकड़ा है। 101 विधानसभाएं ऐसी हैं जो 163 में से जिनमें 51% से ऊपर वोट शेयर भाजपा को मिला है। यही अमित शाह जी का टारगेट था जिसको पूरा करने का प्रयास किया है। तो हम इस काम में सब लगे थे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको क्या काम मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये किसको क्या काम मिलना चाहिए हमारा नेतृत्व तय करता है। हम तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता के नाते से सब काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। इसलिए जो काम संगठन तय करता है उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पर लग जाता है। तो इसलिए ये काम तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का है, किसे क्या काम देना है। क्या इस तरह का भी कुछ फॉर्मूला है? बड़ी जीत हुई है तो प्रतिनिधित्व ज्यादा लोगों को मिले, एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी हों। विकास जी, इस बारे में मेरा यही कहना है कि ये जो भी मध्य प्रदेश के बारे में नेतृत्व को लेकर के निर्णय करने का जो काम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ये उसके बारे में उनका विचार और मंथन है। हमारा काम तो ये है कि हम आगामी 2024 में आने वाली लोकसभा में जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों पर विजयश्री कैसे हासिल होगी, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के हम सब तो उस काम में जुट रहे हैं। इसलिए किसको क्या काम देना है ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आपको अगर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो पहला काम कौन सा होगा जो आप करेंगे? सबसे पहले तो न मैं इस भ्रम में हूँ, न मैंने कभी ऐसा सोचा है। मैंने पहले ही कहा आपको कि जो काम संगठन देता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो हमारा पहला प्रयास था कि इस काम के अनुरूप अपने आप को बना करके मध्य प्रदेश में जो हमारे नेतृत्व ने हमें काम दिया है उस काम को पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम उस काम में लगे हैं, इसलिए ये सारा काम मुझे लगता है कि ना इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, ना मैं कभी सोचता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी थे, उनके साथ बातचीत की।
कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी तलाश और परख एबीपी न्यूज पर लगातार तो देखिए, ये सभी जानते हैं बीजेपी की ओर से जो कभी सोचा ना हो, समझा ना हो, समीकरण पे कौन चेहरा कब कहां कैसे फिट बैठ जाए और कब किसके पास चार्टर विमान पहुंचे और हेलीकॉप्टर पहुंचे और उसे सीएम बनाने के लिए रेस में अचानक से नया चेहरा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, देखना सुनना समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जहां कमल खिला है कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन 3 बड़े राज्यों में। और इसके साथ ये भी समझेंगे कि बीजेपी कांग्रेस जहां पर दावों के बाद वादों के बाद जब इस तरीके का मैंडेट आया है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर से पर्दा कब उठेगा। बहुत स्वागत है आपका। विजय चौक पर मौजूद है हम और विजय तिलक किसके माथे पर होगा यही तो साफ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर के इस वक्त हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी चर्चा के बीच हलचल ये है और बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश को लेकर इस वक्त दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी सवाल का मंथन और इसी सवाल के जवाब के लिए एक बड़ी मीटिंग की खबर मिल रही है। एक बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में इस वक्त, जिसमें वो सभी मौजूद हैं जिन्हें मिल करके ये सोचना है, समझना है कि सभी समीकरण पे कौन फिट बैठेगा, कौन है वो चेहरा जिसे अब फिर से विजय तिलक करके जब जनता ने कमल का फूल खिला ही दिया है तो गले में माला पहनाए और दुनिया के सामने ले आए कि ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिलहाल अभी बैठक दिल्ली में है और इस पर जानकारी के लिए विकास भदौरिया का रुख करेंगे। उनके पास अंदर खाने से बहुत सारी जानकारी आई है। विकास, बताएं। ये देखिए, इस वक्त एक बैठक चल रही है संसद भवन में। पार्टी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कमरे में बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद हैं। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक से लेकर पर्यवेक्षकों के नाम तय होने हैं और विधायक दल की बैठक से निकलेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी फिलहाल उच्च स्तर पर राजस्थान पर फोकस है केंद्रीय नेतृत्व का, क्योंकि राजस्थान में लगातार विधायकों का आना जाना वसुंधरा राजे के यहाँ है। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर आज से बैठकों का दौर शुरू होगा और देर रात तक चल सकता है। फिलहाल जो बैठक की शुरुआत हुई है उससे ये माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक को लेकर एक तारीख निश्चित हो सकती है और उसी विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो नाम भी निकल कर आएगा। बिल्कुल, तो विधायक दल की बैठक कब होनी है ये अब तय होना है, जिसके लिए मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग से ही पर्यवेक्षक कौन होगा ये तमाम चीजें क्या मान के चला जाए। विकास की आने वाले कब तक वक्त तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि एमपी की तस्वीर को लेकर के कोई एक मोटी लकीर खींची जा चुकी है। ये देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो अभी राजस्थान है और राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे के यहाँ एक एक करके विधायकों का पहुंचना शुरू है, ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे प्रेशर टैक्टिक अपनाकर केंद्रीय नेतृत्व को दबाव में लेना चाहती हैं। ये दिखाना चाहती हैं कि उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में विधायक हैं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व बहुत कीनली राजस्थान के डेवलपमेंट को वॉच कर रहा है और साथ ही साथ बैकडोर चैनल से तमाम जो असेसमेंट है इन विधायकों के वो करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ये अभी कहना मुश्किल है कि विकास ये देखना होगा सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, जहां पे प्रायोरिटी है वहां पर बड़ी तेजी से काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुटबाजी, लामबंदी और इस तरीके से जिस तरीके से बदलती हवा है जयपुर से, वहां पर फोकस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश पर नजर ना हो। मीटिंग शुरू हो चुकी है, यहाँ से विधायक दल की बैठक कब होगी, पर्यवेक्षक कौन होगा और उस मीटिंग से क्या निकल कर चीजें आएंगी, वो कम्युनिकेट करने के लिए बीच का चैनल कौन होगा ये डिसाइड किया जा रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, विजय चौक पर मौजूद हैं हम और यही विजय चौक से कुछ ही दूरी पर इस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे चुनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीटिंग चल रही है। और लेकिन अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री सवाल का जवाब जानने के लिए हमने जब जरूरी लोगों से, संबंधित लोगों से सवाल किया तो ये जवाब आता है कि आला कमान तय करेंगे। आला कमान तो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री नाम को लेकर के कितना और सस्पेंस, कितना इंतजार, इंफॉर्मेशन आप लोगों को रहती है कि अभी आला कमान के इंतजार? देखिए, एक बात तो तय हो गई है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसमें संशय भारतीय जनता पार्टी को पहले भी नहीं था, इसमें संशय उन विपक्ष के लोगों को था। बताइए, इतने बड़े मैंडेट की एमपी में उम्मीद थी? पूरी तरह से उम्मीद थी। हम 100% और आपकी डिबेट्स में हम इस बात को लगातार कहते रहे कि हम 2003 के रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था मध्य प्रदेश की जनता का, जिस तरह का रुझान दिखाई पड़ रहा था जब चुनावी जनसभाओं में हमारे नेता जा रहे थे। मामू के नाम को लेकर के क्यों नहीं आगे बढ़े, क्लैरिटी क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पार्टी की रणनीति होती है। पार्टी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जाएगी, किन चेहरों को लेकर के जाएगी, पार्टी का कैंपेन डिजाइन क्या होगा, नारे क्या होंगे, स्लोगन क्या होंगे, ये पार्टी तय करती है और पार्टी ने अपनी विशिष्ट रणनीति जनता ने तय किया है कि उनके तो भैया जो है शिवराज हैं, लेकिन पार्टी किसे तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। लेकिन इस सवाल के पीछे जो सरगर्मी बनी है उस पर निगाहें भी हमारी बनी हुई है।